हेलो एवरीवन, ये आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज़ में आपके साथ लाई हूँ। ये सीरीज़ आईआईटी जैम के लिए तो हेल्पफुल है, इसी साथ में और एमएससी बेसिकली लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी ऑफ cellulase enzyme production by Aspergillus-Niger flows by the linear relationship with the specific growth rate m is in the form of Qp is equal to my alpha m plus beta, where a and b are constant, assuming that the values of a and b are 0.006 and 25 respectively. Which type of product formation kinetics is true? तो here आपको क्या दे रखा है, क्यूपी इज इक्वल टू अल्फा एम प्लस बीटा दे रखा है। तो ये किस टाइप की काइनेटिक्स होएगी? नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट काइनेटिक्स। जो ये है डिपेंड क्योंकि अल्फा और बीटा तो कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करती रहेगी, नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट काइनेटिक्स। ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स p एंड q ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ p एंड p प्लस q इज 2 टाइम्स लार्जर देन p माइनस q, द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बताना है इनके बीच में, अगर p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड 2 टाइम बड़ा है p माइनस क्यू से, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। तो इसके अंदर बेसिकली आपका जो यूज़ हो रहा है मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है गाइस। देन p एंड q के रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में हमें इसमें एंगल निकालना है। एंगल निकालते ही पता लग जाएगा कितना एंगल है। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन है, लेट p be the denote the population of a species at a time t if pt or the population at time t is given by equation dB by dt is equal to में p1 minus, गाइस हमें ये दे रखा है dB by dt, dB by dt is equal to में p1 minus p। इफ़ द इनिशियल पॉपुलेशन जो है 0 मतलब 0 टाइम टू 0.1 मिलियन है, पॉपुलेशन t1 पे कितनी होएगी? तो हमें इसको क्या करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दे रखी है कितनी है, जब टाइम 0 है तो हमारी 0.1 है, मतलब हमें कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो पॉपुलेशन t इज इक्वल टू 1 पे क्या होगी, तो इसका एक्सपोनेंशियल कर देना है सिंपली, तो हो जाएगी e9 प्लस ई। इसके लिए हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद अगर मैं गाइस बात करूँ तो डी पी बाई डी टी ऊपर चला जाएगा, हेयर डी पी इज इक्वल टू में p1 माइनस पी डी टी, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू में 1 माइनस पी एंड टी की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग में आ जाएगा। देन आंसर यहाँ पे लॉग में, उस पर लॉग का इंटीग्रेशन जो होता है गाइज वो ये हो जाएगा। Mammalian cell lines with doubling times of 12 hour and 16 hour were cultured with radioactive thymidine for 8 hour. The cells were further cultured without radioactive thymidine. 2 mammalian cells हैं, उनका जो डबलिंग टाइम है वो है 12 आवर एंड 16 आवर, और इनको हम कल्चर कर रहे हैं रेडियो एक्टिव थायमिडिन डाल के 8 आवर के लिए। जब इन सेल को कल्चर किया विदाउट रेडियो एक्टिव थायमिडिन, मतलब रेडियो एक्टिव थायमिडिन नहीं डाला, 72 आवर तक, और इनको प्रेट करने आपको रेडियो एक्टिविटी मेजर इन इक्वल नंबर ऑफ द सेल्स इन ईच कल्चर विच रिवील डेथ। तो क्वेश्चन गाइस ये था कि हमारे पास 2 सेल लाइन्स है, उनका डबलिंग टाइम है। एक का है गाइस हमारे पास, एक का जो डबल हो रहा है वो हो रहा है 12 आवर में, एंड नेक्स्ट जो डबल हो रहा है वो हो रहा है 16 आवर में। और जो हमने सेल को कल्चर किया है दोनों में रेडियो एक्टिव थायमिडिन नहीं डाला है, इसको डालेंगे लेकिन 8 घंटे के लिए डालेंगे, लेकिन हमने इसको पहले 72 आवर्स में कोई रेडियो एक्टिव थायमिडिन नहीं डाला, उसको बाद में डाला हमने रेडियो एक्टिव थायमिडिन। तो हमें मेजर करना है इनकॉर्पोरेट रेडियो एक्टिविटी वाज मेजर्ड इन इक्वल नंबर ऑफ सेल्स इन ईच कल्चर विच रिवील्ड डेथ। तो ये क्या शो करता है कि बोथ सेल लाइन्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्या ये शो करता है कि ये शो कर रहा है कि इनका टाइम तो सेम था, मतलब कि जो नंबर आए ना दोनों के दोनों सेल्स में रेडियो एक्टिविटी के वो सेम आए, लेकिन साथ में ये बता रहा है कि डबलिंग का टाइम अलग अलग था और 8 घंटे के लिए इनकॉर्पोरेट किया। जब दोनों के दोनों सेल्स लाइन्स हैं उनकी सेम अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं, सेम अमाउंट नहीं है रेडियो एक्टिविटी। फास्ट ग्रोइंग सेल के पास ज़्यादा नहीं, जो स्लो ग्रोइंग सेल्स हैं उनके पास ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी है,
स्लो भी ग्रो कर रहा है, जैसे 36 स्लो ग्रो कर रहा है बट फिर भी रेडियो एक्टिव ज़्यादा शो कर रहा है। यस, ये आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an experiment conducted in the dark, isolated chloroplasts are kept in the buffer pH 4 at 4 degrees Celsius until their internal temperature equal to 4. Then they are transferred to a buffer of pH 8 and ADP and inorganic phosphate are added at the same time. Which of the following will happen? एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया जो कि डार्क में हो रहा था, वहाँ पे क्या किया, क्लोरोप्लास्ट को अलग से निकाला गया और क्लोरोप्लास्ट को निकाल के 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 4 pH पे रख दिया गया। कब तक रखा, जब तक इंटरनल जो क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल टेम्परेचर है 4 ना हो जाए। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया बफर पे, उसका pH 8 था और ADP-PI क्या कर दिया हमने, एडिट कर दिया। क्या होगा, बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट विल बी डिस्ट्रॉयड, नहीं क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, हमने कुछ ज़्यादा भी कंडीशन चेंज नहीं करी है, सिर्फ बफर में ऐड किया है। क्लोरोप्लास्ट इन द क्लोरोफिल द क्लोरोप्लास्ट विल रिलीज बाउंड टू मैग्नीशियम, नहीं ये भी नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट विल इंटैक्ट बट नो एटीपी विल बी प्रोड्यूस, भाई एडीपी और पीआई डाला तो एटीपी प्रोड्यूस तो होएगी सही, तो ये भी गलत है। क्लोरोप्लास्ट विल बी इंटैक्ट एंड एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड, हाँ इंटैक्ट होगा, एटीपी भी प्रोड्यूस्ड होएगी, डेट इज कम्प्लीटली राइट। और जो ये मैं आपके सामने क्वेश्चंस ला रही हूँ ये प्रीवियस ईयर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइस, सो दैट इज़ अ important question, so don't forget to watch and subscribe my channel and please like, share and subscribe. Next question is, determine the correctness or otherwise of the following assertion and reason. Assertion: in the process of ATP synthesis in oxidative phosphorylation, जब ATP सिंथेसिस होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, ATP synthase is not a part of electron transport chain or inner mitochondrial membrane. तो what is the saying here? In the process of ATP synthesis, जब ATP की synthesis हो रही है oxidative phosphorylation में, तो I will be repeat। तो guys इसके अंदर आपको क्या बताना है, determine the correctness or otherwise of the following assertion A and reason are. Assertion: in the process of ATP synthesis and oxidative phosphorylation, ATP synthase is not a part of the electron transport chain or inner mitochondrial membrane. जब ATP की सिंथेसिस होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, तो ATP सिंथेसिस पार्ट नहीं होता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का। हाँ बिल्कुल ATP पार्ट नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है। ATP सिंथेसिस कपल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन थ्रू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिल्कुल ATP सिंथेसिस तो कपल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है एंड इसका रीजन भी करेक्ट है। Next question is, the circulatory level of estrogen is derived mainly from, circulatory level estrogen का mainly drive होता है थिकल एंड ग्रेनुलोसा सेल से। Pure IgG antibody was run on an STS page under reducing condition. How many bands would you see after containing with Commission blue? जब प्योर IgG को हमने SDS पेज पे डाला तो कितने बैंड्स हमें दिखेंगे। देखिए IgG, मैं आपको पहली बात बता देती हूँ कि IgG एक एंटीबॉडी है और SDS जो होता है, SDS की फुल फॉर्म होती है सोडियम डूडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रोमाइलोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये क्या करता है, हमारे किसी भी एंटीबॉडी को सेपरेट कर देता है। अब क्योंकि ये एक एंटीबॉडी प्रोटीन है, प्रोटीन एम्पोटेरिक होता है और ये अकॉर्डिंग टू चार्ज सेपरेट कर देता है, तो बैंड तो दो ही आएगी, एक पॉजिटिव बैंड एंड एक नेगेटिव बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज, इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है तो कोस का इंटीग्रेशन जो गाइज होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। कोस एक्स का डी एक्स के साथ में इंटीग्रेशन करना है बिल्कुल, तो कोस का होता है माइनस का साइन एक्स। इसमें वैल्यूज पुट कर रखी है, साइन एक्स कोस का होता है साइन एक्स, तो 0 से x तक है ना, तो एक बार तो वैल्यू पुट कर दो x साइन एक्स माइनस में साइन जीरो तो 1 होता है, तो इसमें ये क्या आ रहा है 2 कोई आंसर आ रहा है। इसमें एक्चुअली कोस एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा कोस का उसमें, ओके ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज, इसमें हम अपने को इक्वेटोरियल बॉन्ड निकालने हैं, एक्सियल मतलब जो
उसके साथ एक्सेल है, टोरल ऐसे है, तो इसके अंदर देखिए 8 इधर टोटल बॉन्ड है, 8 इधर टोटल बॉन्ड है, तो 8 एक्सेल होगी, 8 की टोरल होगी दोनों साइड, तो इसका आंसर आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पीक्स इन 13 कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ CdCl3। तो अपने को एनएमआर से जो है पीक निकालनी, तो नंबर ऑफ पीक्स बतानी है 13 कार्बन के अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ CdCl3। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इवन है तो न्यूक्लियस के पास कोई भी स्पिन नहीं होती। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ 12C का, 12C मीनिंग, हेयर 12C मीनिंग मतलब कि जितने 12 यहाँ पे एटॉमिक मास है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 12 है, तो प्रोटॉन यहाँ पे 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, तो कोई भी स्पिन नहीं होगी। अगर न्यूट्रॉन्स प्लस में अगर दोनों को प्लस करके ओड आता है तो न्यूक्लियर के पास हाफ इंटीजर में स्पिन होती है। जैसे कि इस केस में 13 कार्बन के केस के अंदर क्या होगा, हाफ इंटीजर की स्पिन रहती है, पिक की बात नहीं, मैं स्पिन की बात कर रही हूँ गाइस। तो स्पिन रहेगी वो हाफ इंटीजर के अंदर रहेगी, जैसे कि हाफ, 3/2, 5/2। और इसके अंदर क्योंकि 13 कार्बन है तो इसका फॉर्मूला होता है 2i+1। तो 2i+1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2i+1 फॉर्मूला लगाएंगे देन भी कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू।